हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका और तुर्की के बीच एक बार फिर टकराव की हालत बन रही है। नॉर्थ इराक में तुर्की के पुलिस और फौज के जवानों समेत 13 लोगों का कुर्दों के ज़रिए कत्ल किए जाने के बाद तुर्की ने अंकारा में अमेरिकी एम्बेसडर को तलब करके प्रोटेस्ट दर्ज किया है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच आज़ादी चाहने वाले कुर्दों और टेररिस्ट ग्रुप्स के बारे में अलग अलग सोच की वजह से दोनों के बीच ये टकराव बढ़ रहा है। सीरिया में अलगाववादी कुर्द ग्रुपों को अमेरिका सपोर्ट करता है, जो तुर्की से अलग कुर्दिस्तान की मांग करते हैं। इराक में भी अलग कुर्दिस्तान की मांग को अमेरिका सद्दाम हुसैन के दौर से ही सपोर्ट करता रहा है। ये टकराव ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के आखिरी दिनों में तुर्की के खिलाफ रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर पाबंदियां लगाई गई थीं और जो बाइडेन की सरकार ने अभी तक उन पाबंदियों को हटाने के बारे में कोई बात नहीं कही है। दिलचस्प बात यह है कि 4 मुल्कों में फैले कुर्दों के मामले में अलग अलग मुल्कों की अलग अलग राजनीति है। अमेरिका सीरिया और इराक में इन कुर्द अलगाववादियों की सपोर्ट करता है। इन्हीं से तुर्की के कुर्दों को भी मदद मिलती है और इन्हीं कुर्दों की वजह से अब अमेरिका और तुर्की के रिश्तों में खटास बढ़ रही है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। तुर्की से खबर है कि इराक के कुर्दिस्तान इलाके में तुर्की के 13 अगवा किए गए लोगों का कत्ल किया गया है। इस पर अंकारा में अमेरिका के एम्बेसडर को फॉरेन मिनिस्ट्री तलब करके सख्त लफ्जों में अमेरिका से इस बात पर नाराजगी जताई गई है कि उसने तुर्क लोगों के कत्ल के बाद जारी बयान कुछ शर्तों के साथ दिया है। प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने इसे एक बड़ा तमाशा बताया है। तुर्की ने संडे को कहा कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK के लड़ाकों ने नॉर्थ इराक में एक फौजी कार्रवाई के दौरान तुर्की के फौजी और पुलिस कर्मियों समेत 13 बंदियों को मार दिया, जहां उन्हें अब से पहले अगवा करके रखा गया था। अमेरिका ने इस वाक़े पर रिएक्शन देते हुए कहा था कि वे नाटो के मेंबर तुर्की के साथ खड़ा है और उसने इन लोगों के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि अगर ये साफ हो जाए कि इसकी जिम्मेदारी PKK की है तो वे इसकी मजम्मत करते हैं। तुर्की पहले ही सीरिया में कुर्द अलगाववादी ग्रुप्स को अमरीकी सपोर्ट से नाराज़ है। अब इस सशर्त बयान पर तुर्की ने नाराज़गी जताई है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने अमेरिका पर आतंकवादियों को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगाया है। अर्दगान ने मंडे को टेलीविज़न पर बोलते हुए कहा कि अमेरिका के जरिए दिया गया बयान एक अजीब तमाशा है। अर्दगान ने अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि आपका कहना है कि आपने टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं किया, जबकि आप हकीकत में उनकी तरफ हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। तुर्की ने इसी महीने नॉर्थ इराक में कुर्दों के ग्रुप PKK के ठिकानों के खिलाफ एक फौजी कार्रवाई शुरू की थी। अर्दगान ने कहा है कि इस कार्रवाई का मकसद 13 कैदियों को आज़ाद कराना था। तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक कुर्द हथियारबंद ग्रुप के कम से कम 48 मेंबर्स इस फौजी कार्रवाई के दौरान मारे गए हैं। PKK, जिसे अमेरिका और तुर्की के दूसरे वेस्टर्न दोस्त मुल्क टेररिस्ट ग्रुप करार देते हैं, 1984 से तुर्की के खिलाफ एक हथियारबंद बगावत कर रहा है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें दसियों हज़ार लोग मारे जा चुके हैं। उधर तुर्की सीरिया में एक दूसरे ग्रुप पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स, जिसे YPG भी कहा जाता है और इसे PKK का ही हिस्सा समझा जाता है, को अमेरिका से मिलने वाली सपोर्ट से नाराज़ है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने संडे को कहा था कि वे तुर्की के शहरियों की मौत की मजम्मत करता है, लेकिन आगे इस बात के कंफर्म होने का इंतज़ार कर रहा है कि तुर्की की तरफ से उसके 13 लोगों के मारे जाने की खबर सही है। तुर्की पहले से ही पड़ोसी मुल्क सीरिया में कुर्द लड़ाकों के साथ अमेरिकी मदद दिए जाने से नाराज़ है। PKK का कहना है कि
13 लोग उस वक्त मारे गए हैं जब तुर्क फौज ने उस ठिकाने पर बमबारी की जहां उन्हें रखा गया था। इस मौके पर प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने मांग की है कि उनके नाटो दोस्तों को एक तरफ होना चाहिए। इसके बाद 2 ऑप्शन हैं, या तो तुर्की के साथ हों जिसमें अगर मगर ना हो बिना पूछताछ के, नहीं तो वे हर कत्ल और खूंरेजी के हिस्सेदार होंगे। हमारे बॉर्डर्स पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बेगुनाह लोगों को मार रही हैं। साथ ही अल जजीरा के इस्तांबुल में नुमाइंदे सिनम कोसोगलू ने कहा है कि अमरीकी बयान के मुताबिक अमरीका तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री और दूसरे सरकारी बयानों पर यकीन नहीं कर रहा है कि तुर्की के शहरियों को पीकेके के लोगों ने गोलियों से मारा है। इसी वजह से अर्दगान ने सख्त बयान दिया है। सिनम कोसोगलू का कहना है कि तुर्की YPG के लिए हथियार मुहैया कराने के लिए अमेरिका की नुक्ताचीनी कर रहा है, जो कि तुर्की के लिए PKK है, क्योंकि तुर्की का मानना है कि इंटरनेशनल अलायंस के जरिए सीरिया में दाइश के खिलाफ लड़ाई के लिए जो हथियार PKK को मुहैया किए गए हैं उनका एक दिन इस्तेमाल तुर्की के खिलाफ किया जाएगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यही बात तुर्की के अफसर पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं कि PKK तुर्की के शहरियों पर उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए तुर्की वेस्टर्न मुल्कों को एक तरफ रहने के लिए कह रहा है कि या तो तुर्की के साथ रहो या PKK के साथ रहो। इन वाकयात का जिक्र करते हुए तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत केवसोगलू ने कहा है कि जो मुल्क टेररिज्म का मुकाबला करने का दावा करते रहे हैं वे PKK के जरिए इस कत्लेआम पर चुप हैं या इफ और बट्स के साथ इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राजधानी अंकारा में इथियोपियाई एम्बेसी के लिए एक नई इमारत के इफ्तिताह के मौके पर बोलते हुए इस वाक़ये में मारे गए लोगों का बदला लेने का वादा भी किया है। प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान के स्पोक्सपर्सन इब्राहिम कालिन ने संडे को दूसरे मुल्कों पर बागियों के खिलाफ बोलने में नाकाम रहने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि PKK तुर्की के और इराकी फौजियों और शहरियों पर हमला करता है। ये नॉर्थ सीरिया में अपने टेररिस्ट हमलों को जारी रखे हुए है। दुनिया खामोश है। ये खामोशी शर्मनाक और पेचीदगी भरी है, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। अभी 2 दिन पहले ही तुर्की ने नॉर्थ इराक में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ बॉर्डर पार करके कार्रवाई जारी रखने का ये कहते हुए ऐलान किया था कि अगर बगदाद इलाके में बागियों की मौजूदगी को नज़रअंदाज करना जारी रखता है तो उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ने थर्सडे को इराकी हुकूमत से तुर्की के साथ मदद करने की अपील की थी। आइए इस मौके पर कुर्दों के मामले में मैं अपने कुछ तजर्बात शेयर करता हूं। जब मैं 2003 में अमेरिका की तरफ से इराक पर हमले वाली जंग कवर करने ईरान के नॉर्थ वेस्ट सूबे अजरबैजान के रास्ते से इराक में दाखिल हुआ तो इराकी कुर्दिस्तान के ही इलाके में पहुंचा था। ये वही दिन था जब 9 अप्रैल को अमरीकी फौजियों ने बगदाद में सद्दाम हुसैन की स्टैचू गिराई थी। इराकी कुर्दिस्तान में अमरीकी फौजी मौजूदगी महसूस नहीं हो रही थी। अरबिल पहुंचने से पहले हरीर के मुकाम पर अमरीकी हेलीकॉप्टर्स देखे गए, जिससे महसूस हो रहा था कि बगदाद के खिलाफ वहां से भी फौजी कार्रवाइयाँ हो रही थीं। इराकी कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल में सद्दाम हुसैन के आखिरी 12 साल के दौरान जब यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कुवैत जंग के बाद पाबंदियां लगी हुई थीं, अमेरिका की मदद और मशवरे से अरबिल को एक मुल्क की राजधानी की तरह से तैयार किया गया था। वहां पार्लियामेंट की बिल्डिंग, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की इमारतें वगैरह तैयार की गई थीं। 2003 के बाद भी अमेरिका ने इराक के कुर्दिस्तान को अलग मुल्क बनाने की मांग की सपोर्ट की है। उस वक्त मैं दूरदर्शन के वर्ल्ड व्यू इंडिया प्रोग्राम के लिए इराक जंग कवर करने के लिए गया था। इस प्रोग्राम के हेड बड़े पत्रकार सईद नकवी थे और उनकी कंपनी थर्ड आई टीवी को ये प्रोग्राम कमीशन किया गया था। इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी बड़े पत्रकार अलग अलग मुल्कों से काम कर रहे थे। वहाँ 2004 या 5 में सीरिया के एक कुर्द लीडर से मुलाकात हुई जिसने अलग कुर्दिस्तान बनाने की मांग दोहराई और साथ ही जो बात उसने इस्लाम मज़हब के बारे में कही वो काफ़ी दिलचस्प थी। उसने कहा कि इस्लाम मज़हब सिर्फ अरबों के लिए आया है, इसीलिए कुरान अरबी ज़बान में आया है। हमारा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस इलाके के 4 मुल्कों ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की जहाँ जहाँ कुर्द रहते हैं,
उन सभी मुल्कों में मेरा जाना हुआ है। इन मुल्कों में ये बात आम है कि अगर इलाके में कुर्दिस्तान अलग मुल्क बना तो इलाके में एक और इजराइल का जन्म होगा। कुर्दों को इजराइल के काफ़ी नज़दीक समझा जाता है। इस सिलसिले में सबूत के तौर पर बहुत ही दिलचस्प हकीकतें मौजूद हैं। मुझे अलग अलग सोर्सेज से मालूम है कि इराक़ी कुर्दिस्तान के इलाके में 2003 के बाद बहुत से यहूदी इजराइल से आकर बड़ी तादाद में ऐसी जगहों के आसपास प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहे हैं जहां कुछ रसूलों और नबियों की कब्रें हैं। इससे साफ नज़र आता है कि ग्रेटर इजराइल बनाने की कोशिशें इस इलाके में लगातार जारी हैं और इस खेल में कुर्द उनका साथ दे रहे हैं। इराक़ में 2017 में कुर्दिस्तान को अलग मुल्क की डिमांड के हक़ में जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराया गया था, लेकिन बगदाद ने जब इसके खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर सख्त कार्रवाई की तो इराक़ी कुर्दिस्तान के लीडर्स ने इस मांग को दोहराने से तौबा कर ली थी। यही वजह है कि अमेरिका इलाके में ग्रेटर इजराइल बनवाने के मकसद से इन चारों मुल्कों में कुर्दिस्तान की मांग करने वालों को सपोर्ट करता है। आप ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि अमेरिका इस इलाके में जो कुछ भी करता है उसमें वो इजराइल को मजबूत करने और ग्रेटर इजराइल बनाने के सपने को पूरा करने की कोशिश का हिस्सा होता है। इसके लिए वो इलाके के किसी भी मुल्क को इस्तेमाल करता है। सीरिया और इराक़ के ख़िलाफ़ तुर्की का इस्तेमाल किया गया। तुर्की ने 2011 और उसके बाद सीरिया और इराक़ में दाइश टेररिस्ट को पहुंचाने में भरपूर मदद की, तो वो भूल गया कि अब इन टेररिस्ट को दिए जाने वाले हथियार तुर्की के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जब कोई भी किसी दूसरे के घर को आग लगाता है, अगर ये समझ ले कि यही आग उसके घर तक भी पहुंचेगी तो ऐसी गलती कभी नहीं करे। अमेरिका और इजराइल पर भरोसा करने वाले तुर्की को ये याद रखना चाहिए कि ऐसा भी हुआ है कि इराक़ में अमेरिका के जहाज़ों के ज़रिए दाइश को हथियार पहुंचाए गए हैं। यानी जिस दाइश के ख़िलाफ़ वो जंग का ढोंग कर रहा है उसी को हथियार पहुंचाते हुए अमेरिका को देखा गया है। इस सिलसिले में फ़ोटो और वीडियो पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दाइश आतंकवादियों का खेल ख़त्म होता देखकर अमेरिका और इजराइल इस इलाके के अलगाववादी कुर्दों को मदद नहीं करेंगे। उनका बुनियादी मकसद तो ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए इलाके के मुल्कों को टुकड़ों में बांटना है। आपको याद होगा कि दाइश ने कई साल तक इराक़ में मौसुल में अपनी राजधानी का ऐलान कर रखा था और कई सूबों पर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ था। इसी तरह सीरिया में रक्का को दाइश अपनी राजधानी मानता था। ये वही इलाका है जहां अब अमरीकी फौजी कब्जा किए हुए हैं। दाइश का खेल ख़त्म करने में ईरान, हिजबुल्ला, रूस और सीरिया और इराक़ की फ़ौजें और साथ ही इराक़ की हशद शाबी ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। यही वजह थी कि अमेरिका ने जनवरी 2020 में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी और इराक़ के अबू मेहंदी अल मुहंदिस का ड्रोन हमले से कत्ल किया था। अब अगर तुर्की दाइश को खड़ा करने में किए गए गुनाहों को भूलकर अमेरिका से शिकायत करे तो ये अधूरी हकीकत है। इस पूरे इलाके के मुल्कों के लिए अच्छा यही है कि आपसी कोऑपरेशन बढ़ाएं और अमेरिका और इजराइल की हकीकत समझकर उन पर भरोसा न करें ताकि इलाके में अमन बहाल हो और तरक्की हासिल कर सकें। हकीकत ये है कि अमेरिका और इजराइल जिसके दोस्त के तौर पर सामने आते हैं ये उन्हीं मुल्कों को तबाह करने का इंतज़ाम भी करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।